हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कपिल। व्हाट इज कपिल? कपिल के साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और सेंटर ऑफ मास क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया है। सो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वन रिमेनिंग लेक्चर है कपिल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कपिल? कपिल क्या है? ये कपिल है ना, पेयर ऑफ फोर्स। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कपिल क्या है, ठीक है। कपिल क्या है? पेयर ऑफ फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, सपोज टॉपिक को मेंशन कर दें। कपल, व्हाट इज कपल? डेफिनेशन नोट करने कपल की। व्हाट इज कपल? देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली। ओके, व्हाट इज कपल? अ पेयर ऑफ फोर्सेस which are equal in magnitude and opposite in direction and produce rotational effect in object, that is called pair of force। ये कपल एक्चुअली पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और ऑब्जेक्ट में रोटेशनल एबिलिटी प्रोड्यूस कराने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस को हम कहते हैं कपल। ये क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल। ये पॉइंट्स नोट करें। ये पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं। दूसरी पॉइंट, ये जो मैग्नीट्यूड में है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रख लें। इट मींस जब दो अनलाइक फोर्सेस लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल एबिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं दीज आर कपल। ओके, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। हमने इसी ऑब्जेक्ट पर इस जगह से फोर्स लगाया। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। ओके, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये फोर्स, दिस इज F2 एंड दिस इज F1, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। या मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे दूं। ओके, बुक ही लेते हैं। सपोज करें ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स लगा इधर से। ओके, ये रेड मार्कर मेंशन हो रहा है। एक फोर्स लगा इधर से और दूसरा फोर्स लगा इधर से। ये दो फोर्सेस क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। इट मींस दे आर अनलाइक फोर्सेस। जब ये फोर्स इधर से लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर रोटेट करेगा। ये फोर्स इधर से लगेगा, जब इधर से लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर रोटेट करेगा। जब ये फोर्स इधर से लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर रोटेट करेगा। इट मींस ये फोर्स ऑब्जेक्ट को इस तरह रोटेट कराएगा और ये फोर्स ऑब्जेक्ट को इस तरह रोटेट कराएगा। ये फोर्स ऑब्जेक्ट को मेरी तरफ मूव कराएगा और ये मुझसे दूर। ओके, इस तरह। तो वो फोर्सेस के पेयर, सॉरी, वो पेयर ऑफ फोर्सेस, वो पेयर ऑफ फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस को कहते हैं कपल। उनको क्या कहते हैं? दीज आर कपल। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया है, तो इस ऑब्जेक्ट में पैदा हुई रोटेशन। अभी वन बाय वन देखें। सपोज करें अगर मैं इसको अपनी स्टडी में लेता हूं, ये सिंगल फोर्स है। ये सिंगल फोर्स इसमें क्या करेगा? रोटेशन पैदा कराएगा। दे विल प्रोड्यूस रोटेशन इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर सिंगल फोर्स हो और वो रोटेशनल इफेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करा सके तो उसको कहते हैं टॉर्क। जैसे हमने ये पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, एक सिंगल फोर्स।
ये सिंगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा कराता है। ये सिंगल फोर्स कहलाता है टार्क। ये सिंगल फोर्स से टू बी टार्क। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक टार्क ये और एक टार्क ये है। पेयर ऑफ फोर्सेस है, पेयर ऑफ टार्क है, तो क्या पैदा कराते हैं, रोटेशन इफेक्ट। जो नेट टार्क है वो क्या है, नेट टार्क, टार्क 1 प्लस में टार्क 2 होंगी। एक ये टार्क होगी, एक ये टार्क होगी। ये टार्क सपोज करें क्या है F1 है, तो ये टार्क किसके इक्वल होगी, टार्क 1 इज इक्वल टू F1 d1 sin थीटा 1। ओके, और टार्क ये F2 वाली, टार्क 2, ये किसके इक्वल होगी, F2 d2 sin थीटा 2, F2 d2 sin थीटा 2। ओके, मगर इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा है क्लॉकवाइज। सपोज करें मैंने इसको इधर से फोर्स लगाया है, ओके, ये ऑब्जेक्ट इस वे से रोटेट करता है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को वंस टाइम जूम करें, इस ऑब्जेक्ट को इधर से फोर्स लगाया है। जब फोर्स लगा ना ऑब्जेक्ट ये रोटेट करेगा, इधर जाएगा, फिर ये फिर रोटेट करेगा। जब इधर जाता है फिर रोटेट करता है। थंब का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। इट मीन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं इधर से फोर्स लगा, इधर से टॉर्क लगा, ऑब्जेक्ट फिर इधर से रोटेट करेगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, थंब का डाउनवर्ड होगा, तो ये होगा क्लॉकवाइज। सो इट मींस टॉर्क कैन बी क्लॉकवाइज, टॉर्क कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। सो कपल कैन बी क्लॉकवाइज, सो कपल कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इनका डायरेक्शन क्या है, मतलब कहने का अपोजिट में। एक है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारे पास F1 है, टॉर्क 1 है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव है। क्यों, ये इधर रोटेट करता है। जब इधर रोटेट करेगा थंब का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। जब थंब का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, इट मींस वी आर डीलिंग विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारे पास टॉर्क 1 है, F1 है, इसमें कौन सी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव रोटेशन। इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, उसको कहते हैं पॉजिटिव। इसमें कौन सी है, क्लॉकवाइज रोटेशन। डायरेक्शन क्या है इसकी, नेगेटिव है, अपोजिट। तो लिख सकते हैं टॉर्क नेगेटिव, टॉर्क 1 किसके इक्वल है, F1 d1 sin थीटा 1, F1 d1 sin थीटा 1 प्लस F2 d2 sin थीटा 2, F2 d2 sin थीटा 2। ये क्या है, F2, ये क्लॉकवाइज नीचे डायरेक्शन है इसका, थंब का डायरेक्शन किधर है, नीचे, क्योंकि ये इधर रोटेट करता है। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, नेगेटिव। तो इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा। So torque net will becomes equal to F1 d1 sin theta 1, ये होगा माइनस, ओके, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, प्लस माइनस माइनस F2 d2 sin theta 2, F2 d2 sin theta 2। ओके, अब देखें ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, F1 d1 F2 d2, F2 d2 से जब F1 d1 जाएगा तो क्या बचेगा, F1 d1। देखिए ये F1 d1 sin थीटा 1 सॉरी, ये क्या F1 d1 sin थीटा 1, ये क्या है F2 d2 sin थीटा 2। जब F2 d2 से माइनस होगा F1 d1 तो क्या बचेगा, फिर भी F1 d1, F1 d1। so net torque will becomes equal to F1 d1 sin थीटा 1। बल्कि सर ये तो माइनस का है, मैक्सिमम है, तो टार्क क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यस वेरी टार्क नेगेटिव, टार्क नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास कपल है। इट मींस कपल इज पेयर ऑफ फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction and can create rotation in object, जिसमें रोटेशन
प्रोड्यूस करवाने की एबिलिटी है, सलाहियत, उसी को कहते हैं कपल। ओके, सो कपल डिपेंड ऑन किस चीज पे, एक फोर्स है और दूसरी डिस्टेंस है। फिर एमसीक्यू जा सकते हैं, ये नोट कर लें, पर एमसीक्यूज करते हैं। नोट कर लिया, ओके रिमूव कर देता हूं। अभी हमारे पास जो है ना इसके एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? अच्छा, एक चीज क्लियर कर लो, उसके बाद हम जो है ना एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। डायरेक्शनल एनालिसिस की जो है ना उसको क्लियर कर लें। ओके, सो सपोज करें, सपोज एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, ये क्या है? दो। सपोज करें दिस इज f1, दिस इज f। जब f2 रोटेट करेगा f1 की तरफ, when f2 rotate will in the direction of f1, the direction of thumb will be outward। f2 रोटेट करता है f1 की डायरेक्शन में, थंब का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। तो इसमें जो टार्क पैदा होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, क्या होगी टार्क? एंटी क्लॉकवाइज। जब f2 रोटेट करेगा f1 की डायरेक्शन में, तो इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्योंकि देखिए जब ये रोटेट कर रहा है तो थंब का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है। या ऐसे कहते हैं अपवर्ड भी है, आउटवर्ड या अपवर्ड दोनों क्या है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस दिस इज पॉजिटिव। ओके, अगर थंब का डायरेक्शन हमारे पास ये f1 है, ये f2 है। f1 रोटेट करे f2 की तरफ, जब f1 रोटेट करे f2 की तरफ, it means when we are dealing with f1 is rotating towards f2, जब f1 को रोटेट कराएंगे f2 की तरफ, तो फिर जो थंब का डायरेक्शन वो किधर है? वो थंब का डायरेक्शन अपवर्ड, इनवर्ड हो जाएगा। किधर? इनवर्ड। रोटेट f1 इन द डायरेक्शन ऑफ f2, या ऐसे कह दूं, सपोज करें ये हमारे पास गिवन है। ओके, ये मेंशन कर देता हूं। सपोज करें ये हमारे पास क्या है? f2, ये क्या? f1। जब हम f1 को रोटेट कराते हैं f2 की डायरेक्शन में, जब हम f1 को रोटेट कराएंगे f2 की डायरेक्शन में, तो जो थंब का डायरेक्शन है इसको नोटिस करना है किधर होगा। सपोज करें हमने रोटेट किया f1 को f2 की तरफ, थंब का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। यहाँ ऐसे कह दें, यहाँ ऐसे भी रोटेट कराएं, फिर किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड और डायरेक्शन या इनवर्ड डायरेक्शन, व्हिच मींस टार्क इज क्लॉकवाइज, टार्क पे है क्लॉकवाइज है, वो फिर इसको लेते हैं हम, दिस इज क्लॉकवाइज टार्क, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज होती है, ये नेगेटिव। क्लियर? ओके, तो अभी छोटे से एमसीक्यूज कर लेते हैं। हमारे पास कपल है और डिपेंड ऑन द कपल टार्क पर, कपल डिपेंड ऑन द टार्क पर। अगर मैं कहूं आपको हमारे पास 14 न्यूटन फोर्स है, फोर्स कितना है? 40 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है वो है हाफ मीटर, देन हाउ मच टार्क कैन बी प्रोड्यूस? टार्क कितनी पैदा होगी? हाउ मच कपल कैन बी प्रोड्यूस्ड? सिंपली ये ऑप्शन ए, मैं ऑप्शंस मेंशन कर देता हूं, बी सी डी। 7 न्यूटन इंटू मीटर, 8 न्यूटन इंटू मीटर, 9 न्यूटन इंटू मीटर, 14 न्यूटन इंटू मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन? जब फोर्स हमारे पास 14 न्यूटन होगा, डिस्टेंस क्या हो? 1/2 मीटर हो। यहाँ इस डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। फिर हमारे पास जो टार्क होगी वो टार्क क्या होगी? सिंपली हमारे पास फार्मूला गिवन है, फोर्स कितना है हमारे पास? 14, डिस्टेंस कितना है? हाफ ऑफ 1 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा? 7 न्यूटन इंटू मीटर। टार्क कितनी होगी? 7 न्यूटन इंटू मीटर, इट मींस ए इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, 7 न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ दोबारा और गेम्स लिस्ट कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके ओके, दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है,
इस पर हमने फोर्स लगाया है, फोर्स है 20 मीटर है, 20 न्यूटन फोर्स है 20 मीटर। जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से हमने लगाया, सपोज करें वो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 2 मीटर, देन हाउ मच रोटेशनल एबिलिटी कैन बी प्रोड्यूस, जो उस पे रोटेशनल एबिलिटी है वो कितनी पैदा हो सकती है। ऐसे ही पूछ सकता है या टर्निंग इफेक्ट कितना पैदा हो सकता है, या सीधा के टॉर्क कितनी होगी। तो आप इन चीजों को मायने में रखें ना, किसी भी वे से आपसे पूछ सकता है। ओके, सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, टॉर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी के फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारे पास 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है, तो टॉर्क क्या आएगी 40 न्यूटन इनटू मीटर, ये हमारे पास टॉर्क आएगी। और दूसरी बात जो हमारे पास टॉर्क है वो डिपेंडेंट है एंगल पर, जस्ट लाइक हमने लास्ट में फार्मूला ड्राइव किया, टॉर्क इज इक्वल एफ डी sin थीटा, एफ डी sin थीटा। अगर आपसे पूछा जाए किस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होगी, एट व्हाट एंगल टॉर्क विल बी मैक्सिमम, डी सी डी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये एट व्हाट एंगल टॉर्क विल बी मैक्सिमम, कौन सी एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होगी। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। हमने टॉर्क को डिस्कस कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में, जस्ट कपल लेक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं। π/2 π/4 π/6 एट व्हाट एंगल टॉर्क विल बी मैक्सिमम, कौन सी एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम है। तो surely sin 90 बराबर होता है 1 के, sin 90 1 के इक्वल होता है, इट मींस टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी sin, फर्स्ट एंगल कौन सी है 180, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो sin 180 किसकी इक्वल होती है, ये बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगी वो क्या आएगी, sin 180 बराबर है 0 के, तो 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग विल बिकम्स इक्वल टू 0, so torque will be 0 at angle of 180, 180 पर टॉर्क क्या है 0। अच्छा आए बी ऑप्शन की तरफ, दिस इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये π/2, पाई का मतलब है 180, π/2 का मतलब है डिवाइड करें 2, जवाब क्या आएगा 90 आएगा। ओके, जवाब क्या आएगा 90 आएगा। सो 90 डिग्री पर टॉर्क क्या होती है, sin 90 बराबर होती है 1 के, sin 90 इक्वल टू 1, sin 90 1 के इक्वल होती है। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या आएगी sin 90 पर मैक्सिमम, वो आएगी एफ डी, दिस इज मैक्सिमम, ये क्या है हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम है। तो 90 डिग्री पर π/2 पर जो टॉर्क है वो क्या है, वो है मैक्सिमम। ओके, सो इट मींस एट π/2 टॉर्क इज मैक्सिमम, इस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम है। क्लियर। ओके, ये एमसीक्यूज नोट कर लेंगे। ये था हमारे पास कपल क्या है, इसकी ये पॉइंट्स माइंड होने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स माइंड होने चाहिए, या जो दूसरी बातें डिस्कस की हैं वो सारी चीजें हमको माइंड होनी चाहिए। अभी हम फर्दर चलते हैं, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, रिमूव कर दूं, ओके मैं रिमूव कर देता हूं। ये लास्ट वन लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का, 9th क्लास फिजिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीट आवर दिस कोर्स, नेक्स्ट वीक तक हम ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे लगता है कि ये सेम बातें हैं, नहीं, दिस इज टोटली डिफरेंट। सेंटर ऑफ मास एक अलग चीज है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक अलग चीज है। ओके, अच्छा ये चीज कॉमन है, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर वे से
वो यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, हम यूटिलाइज करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर हम इनको प्रॉपर वे से समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन नोट कर लें। सेंटर ऑफ मास उसी को कहते हैं where whole mass of an object is concentrated, वो पॉइंट जिस पर सारा मास ऑब्जेक्ट का लाई करे उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है, वो क्या है कि सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बात माइंड होनी चाहिए, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा आपको माइंड होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर जिस ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा मास लाई करे उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। वेयर complete mass of an object can be concentrated, वो पॉइंट, वो सेंट्रल पॉइंट जिसमें सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो जाए, जमा हो जाए, उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, दूसरी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। सेंटर ऑफ मास इज सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे या ग्रेविटेशनल फील्ड आप लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इंडिपेंडेंट है। सपोज करें कोई रॉड है हमारे पास, ये कोई हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड अवेलेबल है, हमने इसको सपोर्ट दिए जिसको हम पाइवोट कहते हैं, जिसको हम पाइवोट कहते हैं, ये सपोर्ट दिए। आप देखते हैं क्लियरली ये रॉड न इधर से नीचे आती है, न ये रॉड इधर से नीचे आती है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर लाई करता है, इस सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट सेंटर ऑफ मास के नीचे। तो जब सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाता है ऑल डायरेक्शंस में, तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबल कंडीशन को, स्टेबल इक्विलिब्रियम को बरकरार रखता है। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस जगह पर है? इस जगह पर है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ना नीचे आएगा इधर से, ना इधर से नीचे आएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है। जब किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास बैलेंस होता है तो वो इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज करें ये हमारे पास एक पेन है, ये पेन है, मैं आपको कहता हूं इसको अपनी उंगली पर खड़ा करो, क्या हम कर पाएंगे? ओके ओके, हाँ देखिए ये कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है इसके इस पॉइंट पर है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट पर है, तभी तो ये स्टेशनरी रहा। अगर मैं इससे इस पॉइंट पर रखूं, इस पॉइंट से अपने हाथ पर रखूं तो ये नीचे आ जाएगा, या इधर से रख लूं फिर भी नीचे आ जाएगा। जब सेंटर पर रखता हूं फिर बैलेंस होता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट पर लाई करता है। So that's why they acquire condition of stability. ये स्टेबल तभी है क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर है, तभी ये स्टेशनरी है। ओके, क्लियर? ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। ओके, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज रिलेटेड टू वेट। सेंटर ऑफ मास रिलेटेड है मास की डिस्ट्रीब्यूशन से, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिपेंड करता है वेट की डिस्ट्रीब्यूशन से। ये डिपेंडेंट है मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन
ये डिपेंडेंट है वेट डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये डिपेंडेंट है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपेंडेंट है मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। और दूसरी पॉइंट सेंटर ऑफ मास क्या है? इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैं इस सपोर्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, सपोज कर रहा हूं ये सेम है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बल्कि इसकी ये सपोर्टिंग पॉइंट है, मैंने इसको इधर से इधर ले लिया। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अभी नीचे गिर जाएगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? नीचे आ जाएगा। ओके, तो जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती तो ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको अनस्टेबल कर देता है, ठीक है, उसको बरकरार नहीं रख सकता। तो उस वे में जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आएगा। तो इट मींस दिस इज डिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से डिपेंडेंट है। इसकी जो ग्रेविटी है वो किस पर है? इस पॉइंट पर है। अगर मैं आपको कहूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल जब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसकी वो क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ये ऑब्जेक्ट के इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगी? इस पॉइंट पर है। ओके, तो ये बात माइंड में होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है और ग्रेविटेशन फील्ड से क्या है? इंडिपेंडेंट है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये डिपेंडेंट है ग्रेविटेशन फील्ड पर। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फर्क है इनमें। और सेंटर ऑफ मास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन को, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेट को इक्वली। और जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशन फील्ड से। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये डिपेंडेंट है, दिस डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ऑफ फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंडेंट है। फिर एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? नीचे दिए ऑप्शंस में कौन सा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इंडिपेंडेंट है? ऑप्शन ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट वन ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास करेक्ट होगा ऑप्शन, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से इंडिपेंडेंट है। वेट डिपेंड करता है क्योंकि इसमें किसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? वेट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। वेट किसके इक्वल होता है? वेट बराबर होता है mg के। तो ये g पर डिपेंडेंट है, g पर डिपेंडेंट है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिपेंडेंट है फील्ड पर और ये इंडिपेंडेंट है। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, वी आर टिल नेक्स्ट मीट अगेन।